नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स यानी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? इन 1904 में जो एफ नूप ने ये मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन दिया और नूप ने ये बीटा ऑक्सीडेशन का सिंथेसिस किस बेस पर बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि यानी बीटा कार्बन से ऑक्सीडेशन होता है एक दो कार्बन का। इन अदर वर्ड फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड इनटू 2 कार्बन यूनिट्स यानी एसिटिक एसिड। और इस फाइंडिंग को उन्होंने नाम दिया था क्या नाम दिया? नूप हाइपोथेसिस, क्योंकि साइंटिस्ट नूप थे इसलिए नूप हाइपोथेसिस दिया था। कंप्लीट कंबशन ऑफ फैटी एसिड्स to CO2 and S2 occur in the mitochondria, whereas the transfer of electron from fatty acid to oxygen can be used to generate ATP. तो कंबशन जो होता है मुख्य रूप से 2 स्टेजेस में होता है। और फर्स्ट स्टेज जो है फैटी एसिड सिक्वेंसली ऑक्सीडाइज सो दैट कन्वर्ट ऑल इट्स कार्बन टू एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर उसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू mitochondria through Krebs cycle. Both stages generate ATP by oxidative phosphorylation and ETs, electron transport chain. तो यहाँ पर साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इज ग्लाइकोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड होता है, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड फैटी एसिड्स में रिलेटिव स्टेबिलिटी को उसको और कम करने के लिए कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन 1 पर अटैच किया जाता है कोएंजाइम ए, जिससे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन फैटी एसाइल ग्रुप का कार्बन 3rd पोजीशन पर हो जाता है। और दिस लेटर कार्बन इज आल्सो कॉल्ड बीटा कार्बन इन कॉमन नॉमेनक्लेचर, और फ्रॉम विच ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स गेट्स इट्स कॉमन नेम बीटा ऑक्सीडेशन। इसी के कारण से बीटा ऑक्सीडेशन नाम आया है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले रिएक्शंस में हम स्टार्ट करें तो 5 मुख्य रूप से 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, और सेकंड स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, और थर्ड स्टेप है हाइड्रेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, और फोर्थ स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए, और फिफ्थ स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बाई थायोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। तो इस प्रकार से ये स्टेप्स इसमें कंप्लीट होते हैं। पहली स्टेप के बारे में जैसा कि हमने अभी बात की कि जब फर्स्ट स्टेप है उसमें एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड, जहाँ पर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में यानी फैटी एसिड डायरेक्टली बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल में इंटर नहीं कर सकते, और सबसे पहले इनको क्या किया जाता है? एक्टिवेटेड किया जाता है, जिससे क्रेब्स साइकिल में इंटर कर सकें। इंटर टू साइकिल एट कंजप्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल का कंजप्शन करते हुए, और ये क्या हो जाएं? एक्टिवेट हो जाएं, और फैटी एंड एक्टिवेशन अकर्स इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। फैटी एसिड रिएक्ट विद कोएंजाइम ए एंड एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। लॉन्ग चेन फैटी एसिड हमने लिया RCH2CH2COOH, तो इसमें कोएंजाइम ए प्लस सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, और यहाँ पर ATP काम में हमने ली, और ATP कन्वर्ट्स इनटू AMP एंड पायरोफॉस्फेट PPP में कन्वर्ट होता है, और एंजाइम थायोकाइनेज की प्रेजेंस में चेंज हो जाता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए
यानी RCH2CH2CH2 C डबल बॉन्ड O SCOA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं ATP कंजप्शन की, तो यहाँ एक ATP कंजप्शन नहीं होकर 2 ATP का लॉस हमें होता है, क्योंकि ATP जब AMP में कन्वर्ट होता है तो वापस AMP से ATP बनाने के लिए हमें 2 ATP की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर लॉस एक ATP की जगह कितनी ATP का हुआ, 2 ATP का। तो फर्स्ट स्टेप यानी एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड कंप्लीट्स, यानी फैटी एसिड का एक्टिवेशन किससे होगा, एनर्जी से, कोएंजाइम से, और बन जाता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। अब नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। ये स्टेप जो आप देख रहे हो डायग्राम में, तो इसके अंदर जब फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो है फैटी एसाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कोएंजाइम FAD कन्वर्ट्स इनटू FADH2, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन यानी RCH2, उसके बाद अगले CH2 से और उसके बाद अगले CH2 से 2 हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, जो कि FAD के साथ जुड़कर FADH2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यहाँ पर बन जाता है इनोइल कोएंजाइम ए। फॉर्मेशन किसका हो जाता है, इनोइल कोएंजाइम ए, यानी किसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं। अब नाउ नेक्स्ट है, उसके बाद है नेक्स्ट इनोइल कोएंजाइम ए बनने के पश्चात यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप में इनोइल हाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में इस रिएक्शन में हाइड्रेशन रिएक्शन होती है, जहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल यहाँ से होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जोड़ा जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ते ही यहाँ पर जो ऐड किया जाता है तो डबल बॉन्ड होते हैं बीटा अनसैचुरेटेड, यानी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमारा बना था, वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम बीटा किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है RCH2CH, यहाँ OH, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ, क्योंकि वाटर का जुड़ना हुआ, तो यहाँ पर बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखते हो, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर NAD कोएंजाइम का प्रयोग होता है, और एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रोजिनेज, और इसकी उपस्थिति में फिर यहाँ से 2 फिर हाइड्रोजन फिर से रिमूव होंगे, और 2 हाइड्रोजन जब रिमूव होंगे NADH2 का फॉर्मेशन होगा, तो बन जाता है बीटा, यहाँ से रिमूव होते ही यहाँ क्या आ जाएगा, RCH2C डबल बॉन्ड O, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए और C डबल बॉन्ड O हो गया, तो O होते ही क्या आ जाएगा, बीटा कीटो, बीटा ग्रुप पर कीटो समूह आ गया है, तो बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। और जब ये कोएंजाइम इस तरह से बन गया था, उसके पश्चात अगेन इसमें क्या होता है, बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप में, फाइनल स्टेप में बीटा ऑक्सीडेशन इज क्लीवेज ऑफ बीटा कीटो फैटी एसाइल। अब आगे क्या होगा, क्लीवेज होगा, तो बीटा दिस क्लीवेज प्रोड्यूस ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, यानी 2 कार्बन वाला, एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, which is short of 2 carbon atom of saturated fatty acid,
जो कि इंट्रोड्यूस किया था साइकिल में। यानी यहाँ साइकिल में जो एंटर हुआ था उससे 2 कार्बन कम का फैटी एसिड यहाँ पर बन गया है। ये देखो यहाँ पर RCH2CH2CH2COOH था, तो इसमें जब 2 कार्बन रिमूव हो गए तो RCH2 C डबल बॉन्ड S COA फैटी एसाइल को एंजाइम A बन गया है। अगेन फिर ये एक साइकिल फिर से रिपीट होगा तो 2 कार्बन फिर से कम हो जाएंगे, फिर एक साइकिल फिर रिपीट होगा, फिर से 2 कार्बन कम हो जाएंगे। ये थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक क्लीवेज हुआ था। फिर से एक बार और होगा तो एक बार फिर से उसके अंदर फिर 2 कार्बन इस तरह से निकलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार की ये स्टेप्स जो होते हैं स्पाइरल कंडीशन में होती रहती है और बीटा ऑक्सीडेशन लगातार चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, एक्टिवेशन हुआ फैटी एसिड का, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ फैटी एसाइल कोएंजाइम का, हाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और अल्टीमेटली क्लीवेज हुआ। क्या क्या स्टेप्स हुई, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड और नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, हाइड्रेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए और अल्टीमेटली फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बाय थायोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जब एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि फ्री फैटी एसिड्स कैन नॉट पास थ्रू दी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फ्रॉम साइटोसोल, सो अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शंस। सीरीज ऑफ रिएक्शंस के साथ उसको गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले एंजाइम प्रेजेंट होता है एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, जिसको फैटी एसाइल थायोकाइनेज भी कहते हैं। फैटी एसिड कोएंजाइम और एटीपी तीनों को जोड़कर फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बना लेता है। दूसरी रिएक्शन में जो कि फैटी एसाइल कोएंजाइम फॉर्म बनता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, वो भी इंटर नहीं कर सकता इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, और ये काम किया जाता है ट्रांसफर ऑफ एसाइल पोजीशन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम टू ए OH ग्रुप ऑफ कार्निटीन। कार्निटीन के OH ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है और एसाइल कार्निटीन इज फॉर्म्ड, और जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एंटर कर जाता है। तो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए प्लस कार्निटीन, एसाइल कार्निटीन प्लस कोएंजाइम ए एसएच। थर्ड रिएक्शन जो होती है उसमें फिर कार्निटीन जो है एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड फैटी एसाइल ग्रुप एंजाइमेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम कार्निटीन टू एंटर माइटोकॉन्ड्रियल कोएंजाइम ए बाई कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 2 इसके अंदर एंटर कर जाता है। नाउ अभी हमने देख ही रहे हैं कि ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, और 5 स्टेप्स की सबसे पहली रिएक्शन जो हम देख रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकता, इंटर नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू, सो इसको एक्टिव होना पड़ता है बाय एटीपी और बाय एंजाइम। तो सबसे पहला जो एंजाइम है थायोकाइनेज, एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसिड प्लस कोएंजाइम ए प्लस 2 ATP, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए प्लस AMP प्लस 2 PI, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम इज नेक्स्ट स्टेप। नाउ डबल बॉन्ड इज क्रिएटेड विद द रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम बाय मीन ऑफ फैटी एसाइल डिहाइड्रोजनेस। अब जैसे ही फैटी एसाइल कोएंजाइम के साथ FAD कोएंजाइम जुड़ा तो FAD को FADH2 में परिवर्तित होना है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम में प्लस FADH2। नाउ दिस रिएक्शन इज हाइड्रेशन रिएक्शन अकर, और अल्टीमेटली जब हाइड्रोजन रिएक्शन अकर होता है वेरे वाटर मॉलिक्यूल इज एडेड हाइड्रेशन में, डबल बॉन्ड ऑफ बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम और and water is added to the double bond of and ultimately alpha beta unsaturated fatty acyl coenzyme A converts into enzyme coenzyme A और beta hydroxy fatty acyl coenzyme A. Beta hydroxy fatty acyl coenzyme A undergo dehydrogenation reaction, और dehydrogenation reactions में आप क्या देख रहे हो, बीटा हाइड्रोक्सी फैटी एसाइल कोएंजाइम A NADH2 में कन्वर्ट होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में
बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। फाइनल स्टेप में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन इज ए क्लीवेज ऑफ बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट लास्ट क्लीवेज प्रोड्यूस ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लीवेज के कारण से यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अंदर यानी बीटा कीटो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए थायोक्लास्टिक क्लीवेज दिखा रहा है ये, और इससे बनते हैं फैटी एसाइल कोएंजाइम तो बनेगा ही, जो कि स्टार्टिंग में जो हमने फैटी एसाइल कोएंजाइम ए लिया था उससे 2 कार्बन कम वाला, और एसिटाइल कोएंजाइम ए निकल जाएगा और वो अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो जाएगा। ये फैटी बना हुआ फैटी एसाइल कोएंजाइम जो कि नया बना है वो अगेन इंटर्स इनटू दी बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे एंड अगेन 2 कार्बन्स फिर रिमूवल 2 कार्बन्स अगेन इस तरह से 2 कार्बन का रिमूवल इससे होता रहता है। फैटी एसाइल कोएंजाइम इज सो फॉर्म्ड री-एंटर्स थ्रू साइकिल्स टू स्प्लिट 2 more कार्बन एटम एसिटाइल कोएंजाइम, हैंस एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसाइल कोएंजाइम नॉट रिक्वायर्ड एज इट इज ऑलरेडी इन एक्टिवेटेड फॉर्म। ये अभी जो एक्टिवेटेड हो गया है तो उसको बार बार एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इस साइकिल से रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम यानी 2 कार्बन एटम पर टन। फाइनली लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम इन सेवरल टन। बॉडी चेन क्यों, तो एक बार में 2 ही कार्बन कम हो रहे हैं। अगर कार्बन है मान लो 18 हैं तो उसको कितने साइकिल से गुजरना पड़ेगा, 9 साइकिल से। तो फैटी एसिड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन डिग्रेडेड फाइनली टू यील्ड एसिटाइल कोएंजाइम, व्हाइल फैटी एसिड हैविंग ओड नंबर डिग्रेड टू यील्ड एसिटाइल कोएंजाइम एंड प्रोपियोनाइल कोएंजाइम। और जो लेटर जो है यानी प्रोपियोनाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड टू प्रोपियोनिक एसिड बाय ट्रांस एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब ऐसी स्थिति में जब एनर्जी क्या होती है, ईच टन ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन जो होगी उससे क्या 1 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम का बनेगा और 1 मॉलिक्यूल FADH2 का बना, अभी हम डायग्राम में देख रहे हैं 1 मॉलिक्यूल NADH2 का बना, और इन लास्ट टर्न में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम आर जनरेट। लास्ट में अल्टीमेटली डायग्राम में आप सेंटर में देखो एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मोल्स निकल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ईच NADH2 एंड FADH2 मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज। माइटोकॉन्ड्रिया में जब गेट ऑक्सीडाइज होते हैं तो प्रोड्यूस 3 ATP and 2 ATP respectively. Hence, beta oxidation generate 5 ATP molecules. In first turn, 2 ATP molecules are consumed into activating fatty acids. Thus, there is net gain of 3 ATP molecule. First step में 3 ATP का तो यहीं पे फायदा हो गया। अब the oxidation of molecule of acetyl coenzyme ये जब इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो उससे 12 ATP पैदा होते हैं। तो अगर हम पॉलिमेटिक एसिड की बात करें जिसमें 16 कार्बन होते हैं एंड इट्स 8 मॉलिक्यूल, तो इसमें 16 हैं तो 8 मॉलिक्यूल तो एसिटाइल कोएंजाइम के बनेंगे, और साइकिल रिपीटेड इन 7 टाइम्स, तो 7 बार में एक बार में 5 ATP बनने तो 7 बार में बनेंगे 35 ATP। और कितने कंज्यूम है, 2 ATP एक बार में कंज्यूम्ड हुए हैं, तो टोटल बैलेंस कितना रहा 33 ATP का। ये तो उसका हो गया जब ये सबस्ट्रेट लेवल पर ATP का प्रोडक्शन हुआ है। ना ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, जब 1 मॉलिक्यूल का एसिटाइल कोएंजाइम का 1 मॉलिक्यूल जब इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और उसमें CO2 प्रोड्यूस कितना करता है 12 ATP प्रोड्यूस करेगा, और हमारे पास है 8 ATP। देन 8 ATP हैं, तो ऐसी स्थिति में हम 12 गुना में 8 यानी 96 ATP बन जाएंगे। तो टोटल ATP कितने हो गए 33 ATP तो सबस्ट्रेट लेवल पर बने, और 96 ATP 129 ATP एक पालमेटिक एसिड से बना। अब हैंस ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पालमेटिक एसिड 129 ATP प्रोड्यूस। लाइक वाज ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ स्टीरिक एसिड, अगर इससे भी ज़्यादा कार्बन वाला लेते हैं तो स्टीरिक एसिड अगर हमने लिया तो उससे 146 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट्स। साइकिल ऑपरेट्स 8 टाइम्स, तो 40 इसके अंदर स्टीरिक एसिड की बात करें 8 टाइम होगा तो 40 ATP हो जाएंगे, और 9 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे तो 9 गुणा में 2 108, तो बैलेंस हो जाएगा 1 ये टोटल हो गए 148, और 2 काम में ले लिए तो 146 ATP मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो इस प्रकार से हम जब एनर्जी लेवल की बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन
के कारण से बहुत ज़्यादा एनर्जी का लिबरेशन होता है। और जब कैटाबॉलिज्म की बात करें पाल्मिटिक एसिड की थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन यील्ड, तो 129 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। तो 129 को हम एक एटीपी में एनर्जी होती है 7.3 किलो कैलोरी, और 129 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन 941.7 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, यानी 1 एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होती है। जब हम कंप्लीट बर्निंग करवाते हैं पाल्मिटिक एसिड की एयर के अंदर, तो हमें एनर्जी मिलती है 2340 किलो कैलोरी एनर्जी। तो इसकी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हमें जैसे बात करें C16H32O2 प्लस 23O2, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है 16CO2 प्लस 16H2O और प्लस 2340 किलो कैलोरी एनर्जी। तो अगर हम एयर के अंदर बर्न करवा रहे हैं पाल्मिटिक एसिड को, तो ऐसी स्थिति में एनर्जी ज़्यादा निकलती है 2340, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऐसी, और हमने जो एटीपी प्रोड्यूस किए तो उससे एनर्जी निकली है 941.7 किलो कैलोरी एनर्जी। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 941.7 अपॉन 2340 इंटू 100, यानी ऐसी स्थिति में 40.24 यानी 41% एफिशिएंसी ही बीटा ऑक्सीडेशन यानी 40 पॉइंट एनर्जी ही प्रोड्यूस होती है जब बीटा ऑक्सीडेशन करवाया जाता है। तो इस प्रकार से इसी प्रकार से जब हम ग्लिसरॉल के ब्रेकडाउन की बात हम कर लेते हैं, तो ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन की बात करें तो ग्लिसरॉल में एनर्जी का लेवल कितना रहेगा। एक ग्लिसरॉल है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल टू पायरिक एसिड, पायरिक एसिड में परिवर्तित होगा तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के प्रोड्यूस होंगे सबस्ट्रेट लेवल पर, और 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे जब ईटीएस में जाएगा, यानी 2 NADPH2 बनेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल NADPH2 आफ्टर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, तो टोटल एटीपी कितने हुए 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी वैसे प्रोड्यूस हो जाएंगे, प्रोड्यूस इन पायरिक एसिड फॉर्मेशन। अब ये पायरिक एसिड है, ये फिर ऑक्सीडाइज होगा CO2 और H2 में, और 15 मॉलिक्यूल एटीपी का बनाएगा। तो 6 पहले से बने और 15 बाद में, तो हो गए 21 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंप्लीट ऑक्सीडेशन से बन गई। अब जब ग्लिसरॉल का CO2 और H2 में ऑक्सीडेशन होता है तो उससे बने, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो है वो ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए काम में आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम 20 मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। तो ऐसी स्थिति में जब हम किसी भी एक फैटी एसिड की बात करें या लिपिड की, हम लिपिड के ब्रेकडाउन की, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड की बात करें, तो ग्लिसरॉल के द्वारा भी एनर्जी निकलती है और फैटी एसिड के द्वारा भी एनर्जी निकलती है। तो जो फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से निकलने वाली एनर्जी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में विस्तार से पढ़ा।